जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर से हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। देखो, किंगडम फंजाई थोड़ा लंबा है, तो इसे हम आगे के कुछ और लेक्चर्स में भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल के लिए चलो इंट्रोडक्शन जानते हैं फंजाई किंगडम का। इस किंगडम में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और फंजाई जो किंगडम है, इनके मेंबर्स हेट्रोट्रॉपिक होंगे। तो फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में भी ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे? अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे फंजाई, तो ऐसे फंजाई को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक। लेकिन अगर लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे, तो ऐसे फंजाई को हम कहते हैं पैरासिटिक। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया, ये एक लिविंग होस्ट है। इस लिविंग होस्ट के अंदर ये एक पैरासिटिक फंजाई जो है, जिसका न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक। भाई पैरासिटिक है, दूसरे लिविंग होस्ट पे अपना न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड हो रहा है। तो ये पैरासिटिक फंजाई क्या करता है? इस तरीके से एक आउटग्रोथ बनाता है और इस आउटग्रोथ को पेनिट्रेट कर देता है लिविंग होस्ट के बॉडी में। पैरासिटिक फंजाई से देखो, ये आउटग्रोथ निकला और ये पेनिट्रेट हो गया इनसाइड द लिविंग होस्ट। इस स्ट्रक्चर को, बेटा इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होस्टोरिस। नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नॉब, जैसे गेट पे देखा है ना आपने, डोर पे ऐसे नॉब होता है जिसको घुमाते हैं तो गेट खुलता है। दरवाजे पे नॉब लगा होता है, नॉब को घुमाओगे तो गेट खुलेगा। तो ऐसा ही नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो होस्टोरिस ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म्ड बाय पैरासिटिक फंजाई इनसाइड इट्स होस्ट। ठीक है। चलिए बेटा, किंगडम फंजाई के जो मेंबर है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं मोर्फोलॉजी में और हैबिटाट में। ठीक है। मोर्फोलॉजी अलग अलग तरह का बॉडी शेप होगा, बॉडी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। और हैबिटाट भी अलग अलग होगा, तो इसे हम एक यूनिक किंगडम कहते हैं। यूनिक किंगडम है बेटा फंजाई। ठीक है। ठीक। और हैबिटाट की बात करें तो बेटा कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन बोले तो प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। अर्थ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह आप नाम ले लो, वहां पर आपको फंजाई का मेंबर देखने को मिल ही जाएगा बेटा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं ये। ठीक है। फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अगर इनको चाहिए तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअलिज्म शो करेंगे। जैसे अगर फंजाई एल्गी के साथ मिलकर रहने लगे, तो ऐसे एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं। और अगर फंजाई एसोसिएशन शो करे विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जैसे देखो ये एक हायर प्लांट है, इस हायर प्लांट के रूट्स के साथ, यहाँ पे रेड कलर का जो मैंने दिखाया बेटा, ये फंजाई है। तो हायर प्लांट के रूट के साथ अगर फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं माइकोराइजा। ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम कहते हैं माइकोराइजा। तो फंजाई अगर एल्गी के साथ मिलकर रह रहा है, तो हम उसे कहेंगे लाइकेन, ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को। और अगर फंजाई हायर प्लांट के रूट के साथ रह रहा है, तो ऐसे एसोसिएशन को हम कहेंगे माइकोराइजा। फंजाई ऐसा क्यों कर रहा है बोलो? न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। चलिए, सेल वॉल बना होता है काइटिन का। फंजाई का जो सेल वॉल है वो किसका बना होगा? काइटिन का। फूड स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। बॉडी कैसा है? थैलस। बट अब ये टर्म पुराना हो गया। देखो, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लीनियस ने क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, राइट बेटा। अब लीनियस ने बोला था कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी पे आपको, जिसके मतलब जिसमें आपको सेल वॉल नजर आ जाए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिज्म को आप प्लांट के अंदर डाल दो। तो लीनियस ने देखा कि फंजाई जो है इनमें भी सेल वॉल है, तो फंजाई को भी प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया लीनियस ने, जो कि अब आउटडेटेड है, पुराना हो गया। क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि फंजाई के लिए अलग किंगडम है, किंगडम फंजाई। पहले फंजाई को किंगडम प्लांट के साथ ही रख दिया जाता था, क्योंकि प्लांट में भी सेल वॉल होते हैं, फंजाई में भी सेल वॉल होते हैं। ठीक है। और ऐसे प्लांट बॉडी विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। अगर किसी प्लांट को आप देखो और आप बता ही ना सको कि इस प्लांट का रूट वाला, लीफ वाला या स्टेम वाला हिस्सा कौन सा है, तो आप ऐसे प्लांट बॉडी को थैलस कहते हो। तो बेटा अकॉर्डिंग टू लीनियस, फंजाई को पहले प्लांट ही कंसीडर करते थे, और फंजाई को देखकर हम ये भी नहीं बता सकते थे कि इसका रूट, स्टेम और लीफ क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हम फंजाई के बॉडी को पहले थैलस करके बुलाते थे। फिर हमारे अंदर अकल आई, फिर लोगों को लगने लगा कि नहीं, फंजाई को एक अलग किंगडम में डालो। ठीक है। फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बनाया गया। ठीक है। तो ये जो फंजाई के बॉडी को हम थैलस कहते थे ना, अब हम इन्हें थैलस कहना छोड़ दिए, क्योंकि हमें पता चल गया कि फंजाई जो है वो प्लांट किंगडम का मेंबर नहीं है। तो आज के समय में फिर हमने फंजाई के बॉडी को एक नया नाम दे दिया। फंजाई के बॉडी को एक नया नाम दे दिया, उसे हम कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब क्या होता है बेटा? नेटवर्क ऑफ फंगल फिलामेंट्स। इस चीज को समझो। देखो,
माइसीलियम इज अ न्यू नेम फॉर फंजाई बॉडी। माइसीलियम का मतलब होता है एक जाल, एक नेटवर्क, किसका? फंगल फिलामेंट का। फंगल फिलामेंट को हम हाइफी भी कहते हैं। जैसे देखो, ये एक फंगल फिलामेंट है, प्लूरल प्लूरल फॉर्म हो गया हाइफी। सिर्फ एक फंगल फिलामेंट है तो उसे हम कहेंगे हाइफा। हाइफा मतलब सिंगुलर है, ठीक है। देखो, ये एक फंगल फिलामेंट है ना, ऐसे बहुत सारे फंगल फिलामेंट्स है, तो हम टर्म यूज करेंगे इन सब के लिए हाइफी। ठीक है, तो ये फंगल फिलामेंट को ही हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई का जो बॉडी है, वो किसका बना है? फंगल फिलामेंट्स का, नेटवर्क ऑफ फंगल फिलामेंट्स का। और ऐसे बॉडी को हम कहते हैं माइसेलियम। फिर से कह रहा हूं, फंगस का बॉडी कैसा है? माइसेलियम। माइसेलियम का मतलब क्या? नेटवर्क ऑफ फंगल फिलामेंट। तो क्या आपको यहाँ पे बहुत सारे फंगल फिलामेंट्स का एक जाल, एक नेटवर्क बनता हुआ नजर आ रहा है? इसे ही तो माइसेलियम कह रहे हैं बेटा। ठीक, एक फंगल फिलामेंट है तो हाइफा, बहुत सारे फंगल फिलामेंट्स है तो हाइफी। यहाँ पे बहुत सारे फंगल फिलामेंट्स है तो हाइफी, और बहुत सारे फंगल फिलामेंट्स के नेटवर्क को ही हम कहते हैं माइसेलियम। ठीक, चलिए आगे देखिए। टाइप्स ऑफ माइसीलियम। अब बेटा, माइसीलियम दो तरह के होते हैं जो हमें याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइफा स्ट्रक्चर, की हाइफा का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, फंगल फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिस पे दो तरह के माइसीलियम होते हैं। एक होता है सेप्टेट माइसीलियम, जहां पे आपको सेप्टा या क्रॉस वॉल देखने को मिलेगा। बेटा, सेप्टा टर्म कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है वॉल, दीवार। तो देखो, ये एक फंगल फिलामेंट है, ठीक है, जिसे हम हाइफा कहते हैं, एक फंगल फिलामेंट। और यहाँ पर आपको इस तरीके से ऐसे सेप्टा नजर आएंगी। ये क्या है? क्रॉस वॉल है, दीवार नजर आएंगी। इन सेप्टा के वजह से अब यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल सेल है, ये एक इंडिविजुअल सेल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल आ गया तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, और हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिला। तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, तो यूनी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम है। ये पूरा का पूरा माइसीलियम कैसा है? यूनी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस वॉल के वजह से यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म थे वो डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए, तो हर एक कंपार्टमेंट अब अपने आप में एक इंडिविजुअल सेल है बेटा। ठीक, तो ऐसे माइसीलियम को हम कहते हैं सेप्टेट माइसीलियम। असेप्टेट माइसीलियम बोले तो विदाउट सेप्टम, वॉल एब्सेंट है। तो देखो, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, उनकी डिवीजन नहीं हुई, एक ही साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम है ये। और मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं बेटा, सीनोसाइटिक। ठीक है, सीनोसाइटिक टर्म कहीं भी दिख जाए तो समझ आना मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की बात हो रही है। तो ये जो हाइफा है बेटा, ये कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक है। देखो, एक कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह है ना। ठीक है, तो असेप्टेड माइसीलियम जो होता है, ये बना होता है कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक हाइफा का, यानी कि वॉल नहीं होता, सेप्टा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेल्स नजर नहीं आएंगे, एक कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक हाइफा होता है। लेकिन सेप्टेड माइसीलियम में जो हाइफा होता है, इनमें आपको बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स नजर आएंगे, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस। तो यूनी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम होता है। असेप्टेड माइसीलियम इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड या सीनोसाइटिक माइसीलियम। ठीक, अब ये माइसीलियम जो है ब्रांच्ड भी हो सकता है। माइसीलियम क्या है बेटा? फंजाई का बॉडी है और कुछ नहीं। ठीक है, और ब्रांच्ड का मतलब ब्रांच की, एक माइसीलियम है, इसमें से यहाँ से एक ब्रांच निकला है, यहाँ से एक ब्रांच निकला है, तो ये एक ब्रांच्ड माइसीलियम है। यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रेट माइसीलियम दिखाया था, लेकिन वास्तव में माइसीलियम ब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है, ब्रांच का मतलब क्या? ब्रांचेस निकली हुई है। बस चलो आगे देखते हैं। अब दो तरह के फंजाई मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है बेटा हेट्रोथैलिक फंजाई, एक होता है होमोथैलिक। थैलिक का मतलब यहाँ पे माइसीलियम से है, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, ऐसे फंजाई जिनमें रिप्रोडक्शन जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलियम के बीच हो, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोथैलिक, यानी कि डिफरेंट माइसीलियम फंजाई। फिर से सुनो, दो फंजाई है, ठीक है, और दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है। यहाँ पर एक मैंने देखो पॉजिटिव स्ट्रेन बनाया है, एक मैंने नेगेटिव स्ट्रेन बनाया है, और ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इन दोनों को हम कहते हैं हेट्रोथैलिक फंजाई। समझ में आ रहा है? अच्छा, जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलियम का मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ माइसीलियम, स्ट्रेन अलग अलग है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली वेरिएशन, मतलब जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन है। जब वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे आता है तो उसे कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन। तो यहाँ पर ये जो दोनों फंजाई है, ये दोनों फंजाई अलग अलग है। ठीक है, एक ही फंजाई के दो अलग अलग स्ट्रेन है, एक ही फंजाई का स्पीशीज है, इसके दो अलग अलग स्ट्रेन है, एक है पॉजिटिव स्ट्रेन और एक है नेगेटिव स्ट्रेन, और ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंजाई को हम कहते हैं हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक फंजाई
सेल्फ स्टेराइल होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव स्ट्रेन ही पॉजिटिव स्ट्रेन के साथ अगर रिप्रोड्यूस करना चाहे तो ये असंभव है। नेगेटिव स्ट्रेन के साथ नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। यानी कि हेटेरोथैलिक फंजाई अगर ट्रू रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रेन अलग अलग होना चाहिए, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होना चाहिए, एक नेगेटिव स्ट्रेन होना चाहिए। तो कंपैटिबल मेटिंग टाइप क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलियम। आप जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलियम ले आओ, एक पॉजिटिव स्ट्रेन ले आओ, एक नेगेटिव स्ट्रेन ले आओ, तो ये दोनों एक कंपैटिबल मेटिंग टाइप है, दोनों मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंजाई को कहते हैं हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक नाम से समझ जाओगे, सेम माइसीलियम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन जेनेटिकली सेम स्ट्रेन ऑफ फंजाई। जैसे ये और ये दोनों सेम स्ट्रेन है, ठीक है, दोनों सेम स्ट्रेन है। दीज फंजाई आर सेल्फ फर्टाइल। होमोथैलिक फंजाई जो होते हैं सेल्फ फर्टाइल होते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंपैटिबल मीटिंग टाइम जेनेटिकली सेम माइसीलियम। तो होमोथैलिक फंजाई जेनेटिकली सेम स्ट्रेन अगर रिप्रोड्यूस कर पा रहे तो। हेटेरोथैलिक फंजाई ऐसे फंजाई जिनके दो अलग अलग स्ट्रेन अगर आपस में रिप्रोड्यूस करे तो ही सक्सेसफुल हो पाएंगे, तो हेटेरोथैलिक फंजाई। बात समझ में आ रहा है ना? कंपैटिबल आपसे सीधा पूछेगा हेटेरोथैलिक फंजाई का कंपैटिबल मीटिंग टाइप जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलियम। होमोथैलिक कंपैटिबल मेटिंग टाइम जेनेटिकली सेम माइसीलियम, तो ये सेल्फ फर्टाइल है, सेम स्ट्रेन सेल्फ फर्टाइल। ठीक है, डिफरेंट माइसीलियम ऑलराइट, तो सेल्फ स्टेराइल होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, सेल्फ स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब क्या? रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। फर्टाइल मतलब क्या? जो रिप्रोड्यूस कर पा रहे। तो ये जो है हेटेरोथैलिक, ये सेल्फ स्टेराइल है, और होमोथैलिक सेल्फ फर्टाइल है बेटा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई की। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई तीन तरह से कर सकता है। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, जो कि सारे माइसीलियम फंजाई में कॉमन है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, और एक होता है बडिंग। बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग आपको नॉन माइसीलियम फंजाई में देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे फंजाई जिनका बॉडी माइसीलियम नहीं है, जो कि यूनिसेलुलर है। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ईस्ट, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, यूनिसेलुलर। ज्यादातर फंजाई आपको कैसा, उनका बॉडी कैसा आपको दिखेगा? माइसीलियम दिखेगा, माइसीलियम बॉडी टाइप दिखेगा, या और इसे माइसीलियल फंजाई कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट। ईस्ट बेटा, जितने भी फंजाई जो यूनिसेलुलर है उनके लिए एक ग्रुप बना दिया गया, उसे हम कहते हैं ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है ये, इसको भी आगे पढ़ेंगे, ये मैं आगे समझाऊंगा, अभी के लिए हटाओ। ईस्ट जो है कॉमन ग्रुप है फॉर यूनिसेलुलर फंजाई। जितने भी यूनिसेलुलर फंजाई है उनको एक ग्रुप में डाल दो, ईस्ट। ठीक है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस एक जीनस है फंजाई का, जो कि ईस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये एक तरह का सैक्रोमाइसिस, एक तरह का यूनिसेलुलर फंजाई है, सिंगल सेल फंजाई। ठीक है, तो सिंगल सेल फंजाई में बाइनरी फ्यूजन और बडिंग से क्या होता है? वेजिटेटिव या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब तो बेटा आपको पता ही है। बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग एक तरह का एमाइटोसिस प्रोसेस है। एमाइटोसिस क्या होता है बेटा? अगर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एक साथ हो जाए। यूजुअली हम देखते हैं कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन अगर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस साथ साथ चल रहा है तो इसे हम कहते हैं एमाइटोसिस। जैसे देखो यहाँ पे, ये बेटा सैक्रोमाइसिस है, ईस्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। अब क्या हो गया देखो, धीरे धीरे यहाँ पर एक बड बना, इसे कहते हैं बड। बडिंग हो रही है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है डिवीजन कर रहा है, तो साइटोकाइनेसिस हो रहा है। और साइटोकाइनेसिस के साथ साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियस है बेटा, ये भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एक साथ चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं एमाइटोसिस। तो बडिंग एक तरह का एमाइटोसिस प्रोसेस है। बडिंग क्यों बोला? क्योंकि बर्ड के थ्रू, यहाँ पे बर्ड बनता है, बर्ड के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर एमाइटोसिस के समय देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस विजिबल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डजंट डिसअपियर। और न्यूक्लियस कैसा है? डंबल शेपेड, डंबल शेपेड बन गया। डंबल, बॉडी बिल्डिंग के लिए डंबल उठाते हो ना, डंबल शेपेड न्यूक्लियस बन गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डजंट डिसअपियर। ठीक है, यूजुअली हम देखते हैं कि माइटोसिस जब होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बडिंग के समय न्यूक्लियस विजिबल होगा। फिर धीरे धीरे ये बर्ड बनता है, और ये बर्ड यहाँ से, ये जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस तो यहीं आ जाता है, और ये बीच से, मतलब बेसिकली बीच से यहाँ से इसे टूट जाते हैं, और ये वाला ऊपर आ गया यहाँ, और ये वाला वापस नीचे यहाँ आ जाता है। ठीक है, चलिए। और ये जो बर्ड बना, ये जो बर्ड बेटा, ये जो बर्ड बना है, ये बर्ड फिर कुछ समय बाद टूट जाता है, डिटैच हो जाता है। डिटैच होकर ग्रो कर लेता है इनटू मैच्योर ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? बर्डिंग से
यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि ईस्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो बात करते हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय किसी तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय किसी तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो बहुत बच्चे के मन में सवाल होता है कि सर वेजिटेटिव और असेक्सुअल के बीच में अंतर क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बट गैमेट्स इन्वॉल्वड नहीं है। गैमेट्स इन्वॉल्वड नहीं है। अगर गैमेट्स इन्वॉल्व हो जाता ना तो बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू करते हैं फंजाई। जैसे एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर देखो क्या होता है, मान लो ये माइसीलियम है। ठीक है, ये माइसीलियम में यहाँ पे एक आउटग्रोथ हुआ, इस आउटग्रोथ को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर यहाँ पर ये बड़ा सा स्वेलिंग हुआ, इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बेटा एक तरह का फ्रूटिंग बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर लगते हैं। यहाँ पर स्पोर का मतलब फ्रूट है, इसीलिए फ्रूटिंग बॉडी बोला है। ठीक है, क्योंकि इसी स्पोर से आगे न्यू ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। ठीक है, तो स्पोरेंजियम को हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। स्पोरेंजियम एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इस स्पोरेंजियम को बियर कौन करता है? स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, तो स्पोरेंजियोफोर बियर स्पोरेंजिया। ऑलराइट, और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियम का ही बेटा प्लूरल फॉर्म है स्पोरेंजिया। एक है तो स्पोरेंजियम, बहुत सारे तो स्पोरेंजिया। प्लूरल सिंगुलर अब बेटा मैं आपको समझाऊंगा, आप तो 11-12 के स्टूडेंट हो बेटा। ठीक है, चलिए। तो इसी स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं। एंडोजीनस ओरिजिन क्यों बोला? क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर की तरफ ये स्पोर बने। अगर यही स्पोर ऐसे बाहर बनते तो हम कहते हैं एक्सोजीनस, लेकिन हम कह रहे हैं क्या? एंडोजीनस। एंडोजीनस क्यों? क्योंकि स्पोर अंदर की तरफ बने। स्पोरेंजियम के अंदर बने तो नाम रख दिया स्पोरेंजियोस्पोर। अब देखो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है ना, इसका ओरिजिन कैसा है? एंडोजीनस ओरिजिन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्पोरेंजिया है ये फटेगा। फटेगा तो जितने स्पोरेंजियोस्पोर है ये बाहर आ जाएंगे और हर एक स्पोरेंजियोस्पोर फिर जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बना देगा। तो स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब स्पोरेंजियोस्पोर बेटा दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है मोटाइल, एक होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर को हम कहते हैं जूस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर को हम कहते हैं अप्लानोस्पोर। जूस्पोर जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है उसे कहते हैं जूस्पोरेंजिया, और अप्लानोस्पोर जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है उसे हम कहते हैं अप्लानोस्पोरेंजिया। जैसे देखो यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहा है उसका नाम है स्पोरेंजियम। तो जूस्पोर जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेगा उसका नाम हो जाएगा जूस्पोरेंजिया। अप्लानोस्पोर जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेगा उसे हम कहेंगे अप्लानोस्पोरेंजिया। फर्क बस इन दोनों स्पोर में इतना है कि जूस्पोर मोटाइल है, अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है। दूसरा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई करता है वो करता है कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जैसे बेटा ये देखो एक माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर यहाँ से एक आउटग्रोथ निकला जिसे कहते हैं कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर के ऊपर में प्रेजेंट होता है कोनिडिया। ये जो कोनिडिया है, ठीक है, ये जो कोनिडिया है एक्सोजीनस ओरिजिन होता है, बाहर की तरफ बना है कोनिडियोफोर के बाहर की तरफ, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये कोनिडिया फिर वापस डिटैच हो जाते हैं कोनिडियोफोर से। ठीक है, जमीन पे आ जाते हैं और हर एक कोनिडिया जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बना लेता है। ठीक, चलिए। अब बेटा बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन फंजाई। ध्यान से सुनिएगा। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में वो होता है 3 स्टेप के थ्रू, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखो दो माइसीलियम है, दोनों माइसीलियम कंपैटिबल मेटिंग टाइप है, यानी कि आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दोनों माइसीलियम से बने गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स है, दोनों गैमेट्स हैप्लॉइड है। अब ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इन दोनों गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म ही बस फ्यूज करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। सबसे पहले इन दोनों गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में देखो प्लाज्मो का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब आप यहाँ साइटोप्लाज्म से ले सकते हो, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया है, न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं किया है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मैं अभी थोड़ी देर पे आऊंगा, इसको भी इग्नोर करो। यहाँ प्लाज्मोगैमी हुआ। अब यहाँ पर देखो
एक सेल है, ठीक है, पहले दो सेल थे, दो गैमेट्स थे, दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज किए, पर दोनों गैमेट्स का सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइकैरियोन। डाइकैरियोन का मतलब, डाई का मतलब टू, देखो यहाँ पर दो न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस है, वन सेल विथ टू न्यूक्लियस, इसे हम कहेंगे डाइकैरियोन। और डाइकैरियोन अगर बनता है तो इस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियोफेज, ठीक है, ऑलराइट, डाइकैरियोफेज। अब ये जो डाइकैरियोन है, इसके जो दो न्यूक्लियस है ये आगे फ्यूज करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज किया, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तो बन गया डिप्लॉइड। न्यूक्लियस कैसा हो गया, डिप्लॉइड। ये सेल कैसा हो गया, डिप्लॉइड। तो डाइकैरियोन जब फ्यूज करेगा, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज करेंगे कैरियोगैमी के समय, तो जो सेल बनेगा इसे आप कहोगे सिन कैरियोन, यही बेटा जाइगोट है। सिन कैरियोन कहेंगे, यही क्या है, जाइगोट है। बात समझ में आ रही है ना? अभी तक मैंने आपको क्या समझा दिया, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी समझा दिया। अब बात करते हैं मियोसिस की। ये जो जाइगोट है इसमें फर्दर मियोसिस होगा, तीसरा स्टेप। मियोसिस क्या होता है बेटा, एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन होता है। जब एक डिप्लॉयड सेल एंटर करता है मियोसिस में, तो चार हैप्लॉयड सेल बनती है। तो देखो यहाँ पे जाइगोट से चार हैप्लॉयड सेल बन गई, इन चारों सेल्स को हम कहेंगे मियोस्पोर। स्पोर, मियोस्पोर, और ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं बेटा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बने हैं, ठीक है, ऑलराइट। ये जो कॉनिडिया है, कॉनिडिया, ये तो बेटा असेक्सुअल स्पोर है। जू स्पोर भी असेक्सुअल स्पोर है, अप्लानोस्पोर भी असेक्सुअल स्पोर है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बना है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर भी असेक्सुअल स्पोर है, लेकिन ये जो है, ये जो मियोस्पोर है, ये सेक्सुअल स्पोर है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, गैमेट्स के फ्यूजन से बना है। ये दोनों गैमेट फ्यूज किए, पहले इन दोनों गैमेट का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, प्लाज्मोगैमी, फिर बना डाइकैरियोन। डाइकैरियोन के दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किए, कैरियोगैमी, तो बना सिनकैरियोन। सिनकैरियोन को हम जाइगोट कह रहे हैं। फिर सिनकैरियोन में मियोसिस हुआ, बना चार सेक्सुअल स्पोर, हर एक स्पोर आगे जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बनाएगा बेटा। अब यहाँ पर देखो, डाइकैरियोन अगर बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, तो जो फेज है उसे हम कहते हैं डाइकैरियो फेज। अब बेटा देखो, फंजाई के अंदर मैं आपको चार क्लासेस पढ़ाऊंगा, चार क्लासेस है फंजाई के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर से बोल रहा हूँ, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हटाओ, बात करते हैं फाइको, एस्को और बैसिडो को। तो फाइकोमाइसिटीज में आपको डाइकैरियो फेज एब्सेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो, डाइकैरियोन कब बनता है, जब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होने में कुछ समय हो। तो मान लो प्लाज्मोगैमी हुआ और उसके कुछ देर बाद जाके कैरियोगैमी हुआ, अभी ना एक टाइम पीरियड आएगा जिसमें डाइकैरियोन बन पाएगा। लेकिन प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो गया, तो ये डाइकैरियो फेज नहीं आएगा। तो फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही कैरियोगैमी हो जाता है, तो फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियो फेज आता ही नहीं है, डाइकैरियोन बनता ही नहीं है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उस समय प्लाज्मोगैमी होता है, उसके कुछ देर बाद जाके कैरियोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी से कैरियोगैमी का जो बनने का जो ड्यूरेशन था वो ज्यादा हो गया, तो बीच में डाइकैरियो फेज बन गया, डाइकैरियोन बन गया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, प्लाज्मोगैमी के बाद सडनली कैरियोगैमी अगर हो जाए, देन डाइकैरियो फेज एब्सेंट, क्योंकि डाइकैरियोन बनने का टाइम ही नहीं मिला ना। प्लाज्मोगैमी के बाद सडनली कैरियोगैमी आ गया, लेकिन प्लाज्मोगैमी के कुछ टाइम बाद कैरियोगैमी अगर हो गया, कुछ टाइम बाद, यानी कि डाइकैरियोन बनने का समय मिला, तो ऐसे में डाइकैरियो फेज प्रेजेंट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। तो डाइकैरियो फेज आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। समझ में आ रहा है ना बेटा? ज्यादा फास्ट तो नहीं समझा गया मैं? चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय तीन स्टेप होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी प्लाज्मोगैमी के बाद सडनली कैरियोगैमी आ गया, तो डाइकैरियोफेज एब्सेंट। लेकिन प्लाज्मोगैमी के कुछ टाइम बाद कैरियोगैमी आया, तो बीच में डाइकैरियोफेज देखने को मिलेगा। अब बेटा, ये जो प्लाज्मोगैमी वाला स्टेप है ना, इसे मोस्ट डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मोगैमी जो होता है ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप्स ऑफ गैमेट्स टू बी फ्यूज्ड, कि किस तरह के गैमेट्स फ्यूज होने वाले हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ड्यूरिंग प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी जो है ये डिफरेंशिएटेड प्रोसेस है, क्योंकि किस तरह के गैमेट फ्यूज करेंगे, यानी कि प्लाज्मोगैमी किस तरह का होने वाला है, ठीक है, इसके बेसिस पे बेटा तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं फंजाई में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता तो तीन स्टेप है,
लेकिन अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप और 3 स्टेप में अंतर है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय 3 स्टेप हो रहा है, जिसमें से प्लाज़्मोगैमी को मोस्ट डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस कह रहे हैं, क्योंकि प्लाज़्मोगैमी के बेसिस पे 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है? क्योंकि प्लाज़्मोगैमी डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ गैमेट्स टू बी फ्यूज्ड, कि किस तरह के गैमेट फ्यूज होंगे। ठीक है? सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय किस तरह के गैमेट फ्यूज होंगे, ये कब डिसाइड होता है? प्लाज़्मोगैमी के समय। तो इसलिए प्लाज़्मोगैमी के बेसिस पे 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो हम कहते हैं प्लाज़्मोगैमी इज द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस। तो वो 3 तरह के रिप्रोडक्शन क्या है देखो। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज़्मोगैमी। प्लाज़्मोगैमी को सेक्सुअल फ्यूजन भी कहा जाता है, क्योंकि गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है। 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज़्मोगैमी। गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटैंजियल कॉपुलेशन, सोमैटोगैमी, जो कि हम एस्कोमाइसिडी और बैसिडोमाइसिटिस के क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? जब एस्को और बैसिडियो को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे सोमैटोगैमी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटैंजियल कॉपुलेशन क्या होता है, मैं जूम कर देता हूं, एक बार पढ़ लो इसको। 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मोगैमी। सबसे पहला है गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है? गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट। दूसरा है गैमेटैंजियल कॉपुलेशन। तीसरा है सोमैटोगैमी, जिसको बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें इन दोनों के साथ डील करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट की। गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट के समय क्या होता है देखो। 2 माइसीलियम है, दोनों माइसीलियम में ये आउटग्रोथ हुआ और एक स्ट्रक्चर बना। एक माइसीलियम में बना एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है? और एक माइसीलियम है, इसमें बना उगोनिया। उगोनिया इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है? अब क्या हुआ, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास गया। यानी कि एक तरीके से मैं इसे मेल माइसीलियम, इसे फीमेल माइसीलियम बोल सकता हूँ। अब ये मेल माइसीलियम फीमेल माइसीलियम के पास गया और फ्यूज हो गया विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के हेल्प से फ्यूज हो गया। अब यहां पर देखो, सबसे पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगैमी। ठीक है? प्लाज्मोगैमी के समय क्या हुआ देखो, आप देख सकते हो इसका प्रोटोप्लाज्म और इसका प्रोटोप्लाज्म कांटेक्ट में आ गए थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और जो मेल का न्यूक्लियस था, वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू चला गया फीमेल के न्यूक्लियस के पास। ठीक है? ऑलराइट। और प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो गया। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। ठीक है? ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, दोनों फ्यूज हो गए डिप्लॉइड न्यूक्लियस। बेटा, फंजाई में ना न्यूक्लियस एक्ट्स एज गैमेट्स। फंजाई के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ना, यही गैमेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, यहां पर मेल गैमेट था, यहाँ पे सॉरी फीमेल गैमेट था बड़ा सा, और यहाँ पे मेल गैमेट छोटू सा था। ये मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू गया कहाँ, फीमेल गैमेट के साथ, फीमेल गैमेट के पास, और फ्यूजन हो गया। तो प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो गया, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, और जो न्यूक्लियस बना वो डिप्लॉयड बना। फिर इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अराउंड एक वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माइसीलियम से अलग हो गया। ठीक है? और इसी स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे ऊस्पोर। यहाँ पे ऊस्पोर क्या है, जाइगोट है। ठीक है? जाइगोट बनता है ना, देखो ना, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी के बाद जाइगोट बना, जो कि ऊस्पोर है। यही तो होता है, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी के बाद जाइगोट बनता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी के बाद जाइगोट बन रहा है ऊस्पोर, जो कि डिप्लॉयड है। अब फिर प्लाज्मो कैरियो के बाद मियोसिस होगा, तो तीसरा स्टेप मियोसिस होता है। जाइगोट ऊस्पोर जो है उससे डिप्लॉयड है, उससे 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, और इन्हें हम नाम देते हैं जूमियोस्पोर, जो कि बेटा मोटाइल होते हैं। और हर एक जूमियोस्पोर आगे जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बना लेता है। तो गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट के समय ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक? तो अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं सबमराइज करूं, तो आपको ये पूरी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसका समरी याद रखना है, समरी, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है? मेन आपको याद रखना है ये वाला पार्ट। ऊपर वाला तो बस समझाने के लिए। ठीक है भाई, कितना याद रखोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो पढ़ना है। ये तो बस एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। ठीक है? पढ़ के एक बार आगे बढ़ जाना। याद तो आपको ये रखना है कि समरी। ठीक है? समरी क्या है, गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट का। तो ये एक तरह का ऊगैमस रिप्रोडक्शन है बेटा। ऊगैमस मोर एडवांस्ड होते हैं।
जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको oogamous, आइजोगैमस और एनाइजोगैमस की बात की थी। oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय गैमेट्स कैसे होते हैं? मेल जो होता है छोटा सा होता है, मोटाइल होता है, और जाता है फीमेल के पास जो कि बड़ा सा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो अगर ऐसे गैमेट फ्यूज करेंगे तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? oogamous, और oogamous मोर एडवांस्ड होता है। तो याद रखिएगा, गैमेट टीजियल कॉन्टैक्ट जो होता है ये एक तरह का oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ज्यादा एडवांस्ड है। तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है: गैमेट गैमेटैंजियल और सोमैटोगैमी। तो गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट मोर एडवांस्ड होता है, और इसके समय क्या बनते हैं? गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट के समय बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं एंथ्रीडिया एंड oogonia। ठीक है, और फिर एंथ्रीडिया oogonia जो है आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के बाद प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत कैरियोगैमी हो जाता है, तो डाइकैरियो फेज आता नहीं है। ठीक, और फिर ऊस्पोर बनता है। क्या बनता है बेटा? ऊसपोर। यहाँ देखो ऊसपोर बना है। ऊसपोर एक तरह का जाइगोट है, डिप्लॉयड है, और फिर ऊसपोर में आगे मियोसिस होता है और जूमियोस्पोर बनता है। जूमियोस्पोर डिप्लॉयड होता है, मोटाइल होता है, और हर एक जूमियोस्पोर आगे जर्मिनेशन करके एक नया माइसीलियम बना लेता है। तो ये चलता है गैमेटैंजियल कांटेक्ट के समय। गैमेटैंजियल कांटेक्ट के समय जो स्पोर बना आफ्टर मियोसिस, वो कैसा है? मोटाइल है। उसका नाम क्या है? जूमियोस्पोर। अब बात करते हैं गैमेटैंजियल की। गैमेटैंजियल बेटा छोटा सा देखो, दो माइसीलियम है। इस बार माइसीलियम को मैंने इस तरीके से बनाया, वर्टिकली बनाया। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर निकला, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर निकला। यहां पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैमेटैंजिया। गैमेटैंजियल कॉपुलेशन के समय जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते मेल फीमेल में। ठीक है, दोनों में ही आप क्या बोलोगे? गैमेटैंजिया है। गैमेटैंजिया यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंथ्रीडिया oogonia का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो गैमेटैंजियल इसीलिए तो नाम पड़ा है क्या? गैमेटैंजियल। इसीलिए क्या नाम पड़ा है? गैमेटैंजियल कॉपुलेशन, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसका नाम क्या है? गैमेटैंजिया। ये दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज करेंगे, प्रोसेस का नाम प्लाज्मोगैमी। ठीक, प्लाज्मोगैमी। फिर कैरियोगैमी होगा। ठीक है, यहाँ पर चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, ये चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे। दो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस आपस में फ्यूज करेंगे तो चार डिप्लॉइड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ठीक, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी हुआ। ठीक है, प्लाज्मोगैमी के समय गैमेटैंजिया आपस में फ्यूज किए। ठीक है, और उसके बाद कैरियोगैमी हुआ तो ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किया। न्यूक्लियस फ्यूज किया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। ठीक, और उसके बाद ये जो इसका क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर है डिटैच हो जाता है और इसके आजू बाजू वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जो कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और यहीं पे ये जाइगोट है। ये जो जाइगोस्पोर है यही क्या है? जाइगोट है, क्योंकि आपको पता है प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी के बाद जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। और इस जाइगोट में फिर मियोसिस होता है, इससे मियोस्पोर बनते हैं। मियोस्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। और ये मियोस्पोर आगे जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बना देते हैं। तो इस तरीके से गैमेटैजियल कॉपुलेशन पूरा हो जाता है। आपको यहाँ पर ये याद नहीं रखना, याद रखना है सबमरी, समरी। ठीक है, समरी याद रखना है। समरी क्या है? देखो, यहाँ पर जो बेटा न्यूक्लियस है ना, जो गैमेट्स है, जो कि न्यूक्लियस जो एक तरीके से गैमेट्स की तरह यहाँ पे बिहेव करता है ना, तो जो गैमेट्स होते हैं सेम होते हैं। यहाँ पर मैंने एक गैमेट छोटा एक गैमेट बड़ा नहीं बनाया। यहाँ पर देखो, मैंने एक गैमेट छोटा बनाया था, एक गैमेट बड़ा बनाया था। मैं आपको कह दिया हूँ कि फंजाई में न्यूक्लियस एक्ट्स एज गैमेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के जो साइज है, ये जो न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस है, दोनों का साइज सेम है। तो जो रिप्रोडक्शन होगा टाइप क्या होगा? आइजोगैमस। तो गैमेटैंजियल कॉपुलेशन इज अ आइजोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है गैमेटैंजिया। ठीक है, प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होता है, जाइगोस्पोर बनता है जो कि जाइगोट है, डिप्लॉयड होता है। फिर इस जाइगोस्पोर में आप कह सकते हो आगे मियोसिस होता है और बनता है चार मियोस्पोर। हर एक मियोस्पोर आगे जर्मिनेशन करके माइसीलियम बना देते हैं। ठीक है, तो in both gametophysial contact and gametophagial copulation, dikaryophase is absent। देखो, आपको कहीं पे डाइकैरियोफेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बोला ना प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाता है। तो गैमेटैंजियल कॉपुलेशन में और गैमेटोफिजियल कांटेक्ट में, दोनों में ही डाइकैरियोफेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद सडनली कैरियोगैमी हो जाता है। तो गैमेटिजियल कांटेक्ट एंड गैमेटैंजियल कॉपुलेशन में डाइकैरियोफेज एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर बेटा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझा। एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नहीं आपको नहीं समझ में आया। बेटा 2 मिनट और सुन लो मेरी बात, फिर लेक्चर खत्म है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है, 3 प्रोसेस होता है, 3 स्टेप होता है। इन तीनों स्टेप में से प्लाज्मोगैमी मोस्ट डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्लाज्मोगैमी के बेसिस पे 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं फंजाई में। गैमेटोजेनिक कांटेक्ट, गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन एंड सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज समझाऊंगा तब। गैमेटोजेनिक कांटेक्ट और गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन की मैंने यहाँ पे फिर आपसे बात की, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, बस ये वाला पार्ट, ये सबमरी याद रखना है, ये सबमरी। दोनों ही गैमेटोजेनिक कांटेक्ट और गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन में डाइकैरियोफेज एब्सेंट होता है। अच्छा, डाइकैरियोफेज होता क्या है, प्लाज्मोगैमी के थोड़ी देर बाद अगर कैरियोगैमी हो रहा है तो प्लाज्मोगैमी में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, तो ऐसे स्ट्रक्चर को डाइकैरियोन कहते हैं। और अगर डाइकैरियोन बन रहा है तो उसकी फेज को हम डाइकैरियो फेज कहते हैं, जो कि एब्सेंट होता है फाइकोमाइसिटिस क्लास में, लेकिन प्रेजेंट होता है एस्कोमाइसिटिस एंड बैसिडियोमाइसिटिस क्लास में। कैरियोगैमी अगर हो गया तो मतलब कैरियोगैमी ऑब्वियसली होता है, कैरियोगैमी हुआ यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं जाइगोट, इसे सिन कैरियोन भी कहा जाता है। जाइगोट के बाद मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद 4 सेक्सुअल स्पोर बनते हैं जिन्हें हम मियोस्पोर कहते हैं, और हर एक स्पोर फिर जर्मिनेट करके आगे एक नया माइसीलियम बना लेता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर बेटा हमने कंप्लीट किया फंजाई का बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने हैबिटाट देखा, मॉर्फोलॉजी देखी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। यूनिसेलुलर फंजाई का जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन से होगा या फिर बडिंग से होगा। बडिंग एक तरह का अमाइटोसिस है, यानी कि बडिंग के समय साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली होता है। सारी बातें हमने की, कुछ ऐसा नया नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, जो आपके एनसीईआरटी में उसी को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बट अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ने वाले हैं। फंजाई के 4 क्लासेस की बात करेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय, थैंक यू, टेक केयर।